आज के इस YouTube चैनल पर आप तमाम बच्चों का रमन क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लाजवाब वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए। विषय रसायन विज्ञान, पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप बच्चों को मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि कर्म ही प्राप्ति की जननी है। कर्म के द्वारा आप अपने जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन को काफी स्टैंडर्ड बना सकते हैं। यू कैन एबल टू ड्रीम and you can also fulfill your own desire according to yours. You can also change your lifestyle. You can able to make your life luxurious. आप अपने लाइफ को शानदार बना सकते हैं। आज के इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर में आज आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक समीकरण क्या है, कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने का कौन सा तरीका है, कौन सी विधियां हैं, इस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। अतः आप बच्चों से मेरा सुझाव है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपका आत्मविश्वास जागृत होगा। आप किसी भी प्रकार के जटिल से जटिल क्वेश्चन को भी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए समय को बिना गवाए हम लोग आज इस चैप्टर की ओर कूच करें, इस चैप्टर का बारीकी से अध्ययन करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि विज्ञान क्या है। मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है बच्चों, कृपया ध्यान दें। वट एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस सो योर a lots of curiosity towards your studying. विज्ञान क्या है? मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के वास्तविक और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान के अध्ययन को आसान व सरल बनाने के लिए विज्ञान को मुख्यतः 3 शाखाओं में बांटा गया है: भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। सबसे पहले मैं भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के बारे में आप लोगों को परिचय कराऊंगा। भौतिक विज्ञान क्या है? आज हम लोग विद्युत का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी विद्युत या युक्तियां हैं जो विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ही संचालित होती है। यह विद्युत भौतिक विज्ञान की ही देन है। भौतिक विज्ञान के द्वारा ही आज हम लोग विद्युत, चुंबकत्व इत्यादि के बारे में अध्ययन कर पाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती है, जैसे भूकंप, सुनामी। ये सभी घटनाएं फिजिक्स के अंतर्गत आती है। इन सभी घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। इसलिए भौतिक विज्ञान को हमने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आकर्षण प्रतिकर्षण बलों, आकर्षण प्रतिकर्षण बल, उसकी प्रकृति, उसके परिमाण और उसके परिणाम का अध्ययन किया जाता है। I would like to give one example to you.
मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हम सबसे पहले दो मैग्नेट लेते हैं, दो चुंबक लेते हैं, एक चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास लाते हैं, तो क्या होता है? जरा आप सोचें कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास लाया जाए तो क्या होता है? विपरीत ध्रुवों के प्रति आकर्षण बल लगता है और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। मैग्नेट के दो अलग अलग ध्रुवों को एक दूसरे के समीप लाया जाए तो उसमें आकर्षण होता है, और ठीक उसी प्रकार दो मैग्नेट के दोनों दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे के पास लाया जाए तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण प्रतिकर्षण बलों, उसकी प्रकृति, उसका नेचर क्या है, परिमाण, उसकी मात्रा कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका वैल्यू कितना है, परिमाण एवं परिणाम क्रियाकलाप के दौरान हमने क्या पाया निष्कर्ष के रूप में, तो वो परिणाम है, इसका अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की प्रकृति, उनकी संरचना अथवा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। जनक मीन्स होता है जन्मदाता। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। अब जरा हम लोग पढ़ें जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान जीवन का विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवों के जीवन, चाहे वह जीवों, पौधा व जंतु हो, जीवों के जीवन का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? दुनिया में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मौजूद होते हैं। दुनिया में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो उसके बीच रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। जहां नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थों के गुण से सर्वथा भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आई हैव जस्ट रिटन हियर, मैंने अभी यहाँ लिख दिया है कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया कर कोई नया पदार्थ बनाता है जिनका गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ए और बी, ये दो रासायनिक पदार्थ है। ये दोनों रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक नया पदार्थ ए बी बनाता है, और हम जानते हैं कि ए और बी ये दो ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। इस प्रकार से आपने सीखा कि अभिकारक क्या है और प्रतिफल क्या है। फिर से मैं इसको दोहराना चाहूंगा। अभिकारक वह रासायनिक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और प्रतिफल वह उत्पाद है। प्रतिफल वह उत्पाद है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। प्रतिफल वह उत्पाद है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इस प्रकार से आपने रासायनिक अभिक्रिया के परिचय के बारे में जाना। थोड़ी देर के बाद आपकी सेवा में हम फिर हाजिर हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब हम लोग जाने कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। कुछ देर पहले हमने आप लोगों को बताया कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या परिभाषा है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक अभिक्रिया कर कोई नया पदार्थ बनाता है जिसका गुण
मूल पदार्थों के गुण से सर्वथा भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आइए अब हम लोग कुछ उदाहरणों पर विचार करें। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन और ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन ये अभिकारक है, अभिकारक या प्रतिकारक, और कार्बन डाइऑक्साइड यह नया पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। प्रतिफल या उत्पाद, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। अब हम लोग यह भी जाने कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड से। देखें, कार्बन की परमाणुओं की संख्या 1 है, कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है। प्रतिकारक में, प्रतिफल में ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यह समीकरण संतुलित है। दूसरे समीकरण पर अब हम विचार करते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 रिएक्टेंट में, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या प्रतिफल साइड में 1 है। अब 1 को 2 करना पड़ेगा, इसलिए इस यौगिक के पहले 2 देते हैं। अब आप देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 2 दूना 4, यहाँ पर दे दीजिए 2 तो 2 दूना 4। इस प्रकार से हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आइए इस रिएक्शन पर विचार करें। CH4, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। CH4 मीथेन, मीथेन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल भी प्राप्त होता है, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। अतः मीथेन का जलना एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम इस समीकरण को संतुलित करें। कार्बन की संख्या प्रतिकारक में 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या यहाँ 2 है, 2 देने से 2 दूना 4 हो जाता है। ऑक्सीजन की संख्या अब आप देखिए, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 देने से 2 दूना 4 हो जाएगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है। इस प्रकार से समीकरण को कैसे संतुलित करें मैंने बताया। अब हम लोग चैप्टर की ओर थोड़ा आगे बढ़े। हमारे दैनिक जीवन में मुख्यतः 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में मुख्यतः 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यह अस्थायी परिवर्तन है, इसको हम लोग टेम्पोरेरी कहते हैं। टेम्पोरेरी, कुछ समय के लिए परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है, और अस्थायी रूप से परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है। कुछ समय के लिए परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है, और अस्थायी रूप से परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। जैसे बल्ब का जलना व बुझना, बल्ब का जलना व बुझना यह भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूट जाना यह भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि टूटे हुए कांच को फिर से पिघलाकर पुनः उसी प्रकार के कांच में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए कांच का टूटना और फिर से पुनः वैसा ही कांच का निर्माण कर लेना भौतिक परिवर्तन है। कागज को कई टुकड़ों में बांट देना और फिर उन टुकड़ों की मदद से फिर
कागज का समान रूप प्राप्त करना, यह भौतिक परिवर्तन है। अब हम लोग विचार करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन यह एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है, जिसको हम लोग परमानेंट चेंज कहते हैं। परमानेंट चेंज, अस्थायी परिवर्तन, जैसे ए के परिवर्तन से बी का निर्माण हुआ। ए के परिवर्तन से बी का निर्माण हुआ, लेकिन बी का परिवर्तन फिर से ए में नहीं हो, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे हम उदाहरण लें, अंडा का सड़ जाना। जरा सोचिए, जो अंडा सड़ जाए, क्या उस सड़े हुए अंडे से फिर हम अच्छे क्वालिटी का अंडा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इसलिए अंडा का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही तो बनता है, लेकिन दही से फिर दूध नहीं प्राप्त होता। यह रासायनिक परिवर्तन है। भोजन विषाक्तन, विषाक्तन मीन्स फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग, भोजन का खराब हो जाना। जो भोज्य पदार्थ अभी अभी बनाया गया है, क्या वह 10 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद क्या वह खाने लायक रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि 20 घंटे के बाद पहले से बना भोजन, उससे दुर्गंध निकलने लगता है। जरा सोचिए कि क्यों दुर्गंध निकलता है। कि बने हुए भोजन को लंबे समय तक यदि रख दिया जाए, तो उस स्थिति में जीवाणुओं की वृद्धि काफी तेजी से होने लगती है। उस भोज्य सामग्री में जीवाणुओं की वृद्धि, माइक्रोब्स का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, और यही जीवाणु एक प्रकार का विषैला पदार्थ स्रावित करता है, और यह विषैला पदार्थ जब भोजन के संपर्क में आता है तो भोजन को विषैला बना देता है, जिसको हम लोग भोजन विषाक्तन कहते हैं। आगे देखें, मैग्नीशियम का जलना। क्या मैग्नीशियम अपने आप जलता है? नहीं, मैग्नीशियम के जलने के लिए भी ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो मैग्नीशियम का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन इज आस्क्ड एज, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि क्या मैग्नीशियम का जलना रासायनिक परिवर्तन है? तो आप लिखेंगे, हाँ, मैग्नीशियम का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि एक प्रकार का राख है। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर राख प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक सूत्र MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक प्रकार का राख है, इसका रंग भूरे रंग का होता है। यह राख भूरे रंग का होता है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुण मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के गुण से सर्वथा भिन्न होते हैं। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया इन्वॉल्व होती है, रासायनिक अभिक्रिया का समावेशन होता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण ही मैग्नीशियम के का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब हम इस रिएक्शन को, इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास करें। देखें मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी है। तो मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या अभिकारक में 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 2 है और प्रतिफल में 1 है, तो प्रतिफल साइड में MgO के पहले 2 देंगे। अब हमारा मैग्नीशियम 2 हो जाता है। मैग्नीशियम को 2 कर देते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर आते हैं। तो आइए अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं इस टॉपिक पर डिस्कस करें कि रासायनिक अभिक्रिया की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया की निम्न विशेषताएं हैं, जैसे गैस का निकलना, दूसरा रंग में परिवर्तन। बच्चों कृपया ध्यान दें,
ताकि जो मेरे द्वारा अध्यापन का कार्य किया जाए वो आपके दिमाग में एडजस्ट हो सके, आप उस कॉन्सेप्ट को आसानी से ग्रहण कर सकें। तो सबसे पहले अपने आप को एकाग्र करते हुए वीडियो पर कंटिन्यूड बने रहें। तो रासायनिक अभिक्रिया की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता है गैस का निकलना। दूसरी विशेषता है रंग में परिवर्तन। तीसरी विशेषता है अवक्षेप का बनना। 3, चौथा है ताप में परिवर्तन और 5वां है अवस्था में परिवर्तन। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड 5। गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, तीसरा अवक्षेप का बनना, चौथा ताप में परिवर्तन और 5वां अवस्था में परिवर्तन। ऐसी कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? जरा हम लोग उदाहरण के साथ देखें। गैस का निकलना, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है, जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस निकलता है। जैसे CH4। क्या आप जानते हैं कि CH4 क्या है? CH4 इसे मीथेन गैस कहा जाता है। CH4 को मीथेन गैस कहा जाता है। मीथेन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है, जल प्राप्त होता है, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा तथा ताप निकलता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है जब मीथेन की रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन के द्वारा संपन्न होती है। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है इसी प्रकार इथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जस्ता के टुकड़े पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जस्ता के टुकड़े पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया जाए तो दोनों के बीच तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है और इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंक क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस क्षेपित होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस रासायनिक अभिक्रिया में भी आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग अगली रासायनिक अभिक्रिया पर विचार करें कि पोटासियम को जब गंधकाम्ल से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए तो पोटासियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्षेपित होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा आपने सीखा कि कौन कौन सी गैस की उत्पत्ति किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में होती है। यह रासायनिक अभिक्रिया हमें दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की गैसों की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग जरा रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करें, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, हीट एंड ट्रायल मेथड से अब हम लोग कोशिश करते हैं। कार्बन की संख्या अभिकारक में 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। 2 देते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है। ऑक्सीजन को गिन लें, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन को 4 कीजिए, 2 देने से 2 दूना 4 हो जाता है। कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है। पहला इक्वेशन बैलेंस हो गया। दूसरा C2H6 में इसको यदि आप डायरेक्ट बैलेंस करेंगे कि कार्बन 2 है, यहाँ 2 दे देंगे तो आपको ऑक्सीजन की संख्या जो है विषम आ जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या जो है वो विषम हो जाएगी, जिसको आप संतुलित नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, जब कार्बन की संख्या 1 से अधिक हो जाए तो डायरेक्ट यहाँ 2 दे दीजिए। अब कार्बन अब देखिए कितना हो गया, 2 दूना 4, यहाँ कार्बन को 4 कर दीजिए। अब हाइड्रोजन को देखते हैं,
2 छाके 12, और यहाँ पर देंगे तो 6 दूना 12। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 4 दूना 8 जोड़ 6, तो 8 6 14। यहाँ पर 7 देंगे तो 7 दूना 14। समीकरण बैलेंस हो गया। क्या भारी था? कॉन्सेप्ट जानने के बाद कठिन से कठिन प्रश्न भी आसान हो जाता है। बच्चों के लिए यह एक नया संदेश है कि कुछ भी आसान नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ अ फूल। इम्पॉसिबल वर्ड सिर्फ और सिर्फ मूर्ख और नादान की डिक्शनरी में होता है। जैसी सोच होगी वैसी हमारी दशा हो जाती है। हमारी सोच पर ही हमारी दशा निर्भर करती है। कोई स्टूडेंट यदि आज के डेट में ब्रिलियंट है, मेधावी है, तो वह उसके अथक प्रयास का परिणाम है। और कोई स्टूडेंट यदि कमजोर है, इसका मतलब यह हुआ कि उसने अपने प्रयास को जारी नहीं रख पाया। इसलिए बच्चों से अनुरोध है कि कृपया आप अपने प्रयास को निरंतर बनाए रखें। आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि आप इसको बरकरार रखेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिस्ट में गिने जाएंगे। आइए हम लोग देखें। कार्बन की संख्या 2 है, 2 2 जा 4, यहाँ 4 कर दिए हैं, कार्बन 4 हो गया। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 छाके 12, यहाँ पर 6 देने से 6 दूना 12 हो जाता है। ऑक्सीजन देखिए, 4 दूनी 8 जोड़ 6 14, यहाँ 7 दे दिया, 7 दूना 14। इक्वेशन बैलेंस हो गया। कुछ नहीं है। इफ यू अप्लाई द बेटर टेक्निक, यदि आप टेक्निक अप्लाई करेंगे तो बहुत कम समय में सीख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट द बेटर स्कोर इन एग्जाम। आइए देखें, Zn प्लस HCl। क्लोरीन की संख्या यहाँ देखिए 2 है, क्लोरीन को 2 कर दीजिए। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है। रिएक्शन बैलेंस्ड है। इसमें देखते हैं पोटासियम की संख्या 2 है, पोटासियम के 2 परमाणु है, 2 दिए 2 परमाणु हो गया। सल्फेट SO4, पूरा ये SO4, पूरा SO4। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड, यह भी संतुलित है। आइए अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया संबंधी, रासायनिक अभिक्रिया की अगली कौन सी विशेषता है उस पर हम लोग जरा चर्चा करें। अपने ध्यान को केंद्रित करें वीडियो की ओर। रंग में परिवर्तन। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें रंग में परिवर्तन होता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया उत्पाद बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, उसके रंग में उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि देखते हैं एक क्रियाकलाप के द्वारा आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं। जरा देखिए बीकर की आकृति कैसी होती है। बीकर एक प्रकार का बेलनाकार बर्तन होता है। बीकर एक प्रकार का बेलनाकार बर्तन होता है। इस बेलनाकार बर्तन में पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट का घोल रखते हैं, घोल लेते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में पोटासियम परमैंगनेट का घोल लेते हैं। यहाँ पोटासियम परमैंगनेट का घोल जिसका रंग बैंगनी होता है, जिसका रंग पर्पल होता है, और इस पर्पल कलर में अब हम नींबू का रस गाड़ देते हैं। नींबू का रस गाड़ देते हैं। ये ड्रॉपर है। नींबू के रस को ड्रॉपर के द्वारा खींचा और फिर ड्रॉपर को दबाने पर नींबू का रस इस विलयन में मिलाया गया, पोटासियम परमैंगनेट के घोल में मिक्स किया गया, मिश्रित किया गया। थोड़ी देर के बाद हम पाते हैं कि विलयन का रंग क्या है। अब हम देखते हैं कि विलयन का रंग जो कि पर्पल था, जो बैंगनी था, यह रंग पूर्णतः गायब हो जाता है, यानी विलयन रंगहीन बन जाता है। विलयन रंगहीन बन जाता है। रंगहीन का माने हो गया कलरलेस, कलरलेस, कोई कलर नहीं। आखिर ऐसा क्यों हुआ?
क्यों इस विलियन का कलर परिवर्तित हो गया? विलियन का कलर कहाँ गायब हो गया? विलियन का कलर खत्म होने का मेन कारण है नींबू का रस, जिसमें कि साइट्रिक एसिड होती है, साइट्रिक अम्ल मौजूद होता है। यही साइट्रिक अम्ल जब पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से रासायनिक अभिक्रिया करता है, जो विलियन के रंग को रंगहीन बना देता है। इसी प्रकार एक दूसरी एक्टिविटी हम करते हैं कि एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। इसका घोल लेते हैं, इसको एक टेबल पर रखते हैं, टेबल पर रखते हैं। अब इस घोल में यह पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का घोल है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराने से इस विलियन का रंग परिवर्तित हो जाता है। इट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। इसका रंग ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। विलियन का रंग हरा हो जाता है। विलियन का रंग हरा हो जाता है। यही है निष्कर्ष। जबकि पहले इसका रंग ऑरेंज था, नारंगी कलर, नारंगी। तो नारंगी से हरा क्यों हुआ? नारंगी से हरा होने का मेन कारण है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो इस विलियन में प्रवाहित किया गया, सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम डाइक्रोमेट घोल से रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिसके कारण इसका मूल रंग वह परिवर्तित हो जाता है, माने हरा हो जाता है। इस प्रकार से आपने सीखा कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसके फलस्वरूप पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है, यानी उत्पाद का रंग, प्रतिफल का रंग मूल पदार्थ के रंग से बिल्कुल अलग होता है। इस प्रकार से आपने रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं के बारे में आपने सीखा। बच्चों, इसी प्रकार से हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में भी मैथ्स और साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी संबंधी नया वीडियो आपके लिए खासकर 10वीं कक्षा के बिहार बोर्ड छात्रों के लिए इसी प्रकार से नया वीडियो नए टेक्निक के साथ लाते रहेंगे। बच्चों, आप मुझे बताएं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपके आत्मविश्वास को जरूर बढ़ाएगा। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाया हो, तो आपसे हम एक ही उम्मीद करेंगे कि प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। आप अपनी समस्या को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और उस समस्या का जो सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन होगा, मैं मैसेज के द्वारा, कमेंट बॉक्स के द्वारा आप लोगों को सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन प्रदान करता रहूंगा। लेते हैं तब तक के लिए विदा और फिर मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के